हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो कैसी चल रही हैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारियां। थोड़े ही दिन बचे हैं अब एग्ज़ाम को, तो हम जल्दी जल्दी से शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आज आपकी यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 2 सामाजिक मूल्य, मानदंड तथा नियम पढ़ना है आज हमें। तो सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, उसके मानदंड क्या हैं और नियम क्या होते हैं, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। तो सामाजिक मूल्य क्या है, तो डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के अनुसार क्या है, मूल्य मानव समूहों और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक एवं सामाजिक विश्व से सामंजस्य करने के उपकरण होते हैं या सामंजस्य करने के साधन होते हैं। तो मूल्य क्या होते हैं, मानव समूह और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक दोनों से विश्व से सामंजस्य स्थापित करने के उपकरण हैं। ठीक है, ये किसकी परिभाषा है, राधाकमल मुखर्जी की। उसके बाद सामाजिक मूल्य की परिभाषा है। तो ये कुछ सामाजिक मूल्य की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है, तो ये आपको मैं उस पर सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। उनके प्रकार कितने हैं, तो व्यक्तिक मूल्य होते हैं और सामूहिक मूल्य होते हैं। व्यक्तिक मूल्य क्या है, व्यक्तित्व के विकास से संबंधित होते हैं, जैसे कि ईमानदारी है, सम्मान है आदि। ये व्यक्ति के खुद के मूल्य होते हैं, ईमानदारी करना, सम्मान करना बड़ों का, ये सब। और सामूहिक मूल्य क्या होते हैं, जो समूह की सुदृढ़ता से संबंधित होते हैं, समूह की विशेषता को बताएंगे, जो ये सामूहिक मूल्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि न्याय है, समानता है आदि, ये क्या होगा, सामूहिक मूल्य होगा। सामूहिक मूल्य के दो प्रकार होते हैं, एक तो साध्य मूल्य होते हैं, दूसरा क्या होता है, साधन मूल्य। साध्य मूल्य यानी कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, साधन क्या है, किसके द्वारा साध्य मूल्य, जिसके द्वारा साध्य मूल्यों को प्राप्त किया जाएगा, वो हमारे साधन होते हैं। साध्य मूल्य यानी कि लक्ष्य होता है जिसको हमें प्राप्त करना होता है, और साधन जिसके द्वारा हम लक्ष्य को, साध्य को प्राप्त करेंगे, वो। तो साध्य क्या है, परलौकिक और अमूर्त होता है, यानी साध्य दिखाई नहीं देता, हमारे लक्ष्य दिखाई नहीं देते हैं, वो अमूर्त होते हैं और पारलौकिक होते हैं। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान की प्राप्ति करना एक मूल्य है, ठीक, साध्य मूल्य है, यानी लक्षित मूल्य है। और साधन क्या है, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, पूजा पाठ, कर्म विधान, ये सब क्या है, साधन हो जाएंगे। और साधन मूल्य कैसे होंगे, लौकिक और मूर्त होंगे, यानी दिखाई देंगे, जिनके द्वारा हम साध्य को प्राप्त करेंगे। तो जो साधन मूल्य होते हैं वो दिखाई देते हैं, इसलिए लौकिक हैं और मूर्त हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, स्वास्थ्य है, संपत्ति है, पैसा है, सत्ता है, ये क्या होगा, साध्य मूल्य होगा, साधन मूल्य होगा। और साध्य मूल्य कौन से हो जाएंगे, जो सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, या जो भी है कोई अधिकारी पद है उसकी प्राप्ति, ये हमारा साध्य मूल्य हो गया। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये व्यक्तिक ना होकर सामूहिक होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो सार्वभौमिक होती है। ठीक है, और अंतःक्रिया की उपज एवं परिणाम, ये इसकी विशेषताएं। सामाजिक मानदंड क्या होते हैं, मानदंड का मतलब क्या है कि नियम होते हैं। नियम एक व्यवस्थित क्रम व्यवस्था होती है जिनमें, जिसके द्वारा समाज जो क्या है अच्छे से चलता रहे, उसके लिए मानदंड, कुछ मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, और उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था ही सामाजिक मानदंड कहलाती हैं। तो सामाजिक मानदंड या सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, व्यवहार को निर्देशित करने के लिए कि गलत मार्ग पर ना चले, उसका व्यवहार कैसा है, उसको निर्देशित करने के लिए प्रयुक्त नियम, नियम ही सामाजिक मानदंड होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी परिभाषाएं, कुछ विद्वानों की परिभाषाएं वो मैं भेज दूंगी आपको। हर किसी की नहीं करनी है, थोड़ी बहुत करनी होगी, तो वो देख लेंगे अपन। विशेषताएं क्या हैं, तो सकारात्मक तथा नकारात्मक होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सामाजिक मानदंड सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। सकारात्मक मानदंड भी होते हैं, कुछ नकारात्मक भी होते हैं, और इसमें कर्तव्यों की प्रधानता होती है, कर्तव्य करने होते हैं। नैतिकता का समावेश होता है। ये मूलदंड, मानदंड जो होते हैं ये भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग समाजों में अलग अलग मानदंड होते हैं। व्यक्ति एवं समाज के लिए उपयोगी होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, मार्गदर्शन में सहायक होते हैं। ठीक है, मार्गदर्शन करते हैं व्यक्ति का मानदंड या मूल्य। उसके बाद आता है इनका वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या आता है, सबसे पहले वर्गीकरण अलग अलग
इनके वर्गीकरण में सबसे पहले आता है जनरीति। तो जनरीति से पहले क्या होता है, कोई विचार होता है जिसको बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैल जाता है, तो ये बहुत सारे लोग इसको मानने लगते हैं, तो ये क्या बन जाता है, जनरीति बन जाता है। और जब जनरीति ही जटिल रूप ले लेती है तो वो रूढ़ि बन जाती है, तो इसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। उसके पश्चात विधान या कानून क्या होता है कि जब रूढ़ि ही नियम का रूप ले लेती है तो ये विधान या कानून बन जाता है, इसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्गीकरण कुछ विद्वानों ने सामाजिक मानदंड का वर्गीकरण किस रूप में किया है कि निर्धारित मानदंड होते हैं, फिर होते हैं स्वीकृत मानदंड, फिर होते हैं अधिमान मानदंड और कुछ आते हैं निषेधात्मक मानदंड। तो सबसे पहले आते हैं निर्धारित मानदंड। इसमें क्या रहेगा कि हम खुद निर्धारित करते हैं समाज के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो माँ बाप की देखभाल करना, ऐसे करना, बड़ों के पैर छूना या अतिथियों का स्वागत करना, तो इस टाइप के जो मानदंड होते हैं ये निर्धारित करते हैं। स्वीकृत क्या होता है कि वैसे ये नॉर्मली हमेशा एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, कभी कभी कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो ये चल जाते हैं, जैसे कभी कभी देर से घर लौटना, तो ये स्वीकृत मानदंड है, ठीक है चल जाएगा। ठीक है। अधिमान्य क्या होते हैं, बच्चों का पालन पोषण करना, ये आपको करना ही पड़ेगा। अधिमान्य और निषेधात्मक होते हैं कि समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका निषेध होता है, इनको नहीं करना होता है, जैसे कि शराब पीने को हम निषेधात्मक मानदंड मान सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सामाजिक नियम होते हैं। सामाजिक नियम में सबसे पहले प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, सामाजिक नियम क्या होते हैं, जो प्रचलित परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, इनको ही हम सामाजिक नियम कहते हैं, जिससे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, तो ये सामाजिक नियम कहलाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे पालन करने की अपेक्षा निर्माण समाज द्वारा होता है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो समाज के द्वारा इसका निर्माण होता है, और सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार होता है ये। तो सामाजिक नियम सभी सदस्य स्वीकार करेंगे और समाज की मार्गदर्शन में सहायक होते हैं। नियम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। ठीक है। इस तरीके से सामाजिक नियमों की कुछ विशेषताएं होती हैं। फिर महत्व आते हैं, तो महत्व क्या है, सामाजिक नियम कल्याणकारी होते हैं, एकरूपता स्थापित करते हैं, फिर व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं, परिस्थितियों से अनुकूलन में सहायता करते हैं, सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं। इस तरीके से सामाजिक नियमों का महत्व है। उसके बाद व्यक्तिपन यानी व्यक्ति खुद का दर्जा प्राप्त करना, ये व्यक्तिपन है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तिपन का प्रयोग किया था। किसी जीव को व्यक्ति होने का दर्जा प्राप्त होना ही व्यक्तिपन होता है। व्यक्तिपन का अध्ययन क्या है, तो व्यक्ति के स्वयं का अध्ययन करना ही व्यक्तित्व का अध्ययन करना है। किसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना ही व्यक्तित्व का अध्ययन करना है, व्यक्ति विशेष के बारे में। ठीक है। तो इसके प्रकार होते हैं व्यक्ति का, एक तो हम व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरी चीज़ क्या है, समुदाय के किसी व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। फिर आते हैं व्यक्ति का अध्ययन की प्रक्रिया या प्रणाली। तो हम व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रणाली क्या होगी, कैसे उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या, उसकी समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं का विवरण देखेंगे कि क्या समस्या उस व्यक्ति को है। अब समस्या देखेंगे तो उसकी पहले की, भूत की और वर्तमान का विवरण देखेंगे, पहले क्या समस्या थी और अभी वर्तमान में क्या समस्या है और क्यों है समस्या, ये देखेंगे। उसके बाद घटनाओं का कालक्रम देखेंगे, उसके साथ क्या घटा है और क्यों घटा है, इसका विवरण देखेंगे। उस कालक्रम को देखेंगे, घटित होने का क्रम देखेंगे, कौन सी घटना के बाद कौन सी घटी है। फिर निर्धारक कारण देखेंगे, तो घटित होने वाले कारण देखेंगे कि क्यों घटे हैं, उनका कारण क्या था। निष्कर्ष अंतिम में क्या रहेगा कि घटना का विश्लेषण देखेंगे। निष्कर्ष कैसे देंगे, हम घटना का विश्लेषण अच्छे से देखने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे कि ये घटना क्यों हुई है और किसकी गलती थी, क्या था। तो ये व्यक्तिगत अध्ययन की प्रक्रिया और प्रणाली होगी। उसके बाद अध्ययन की विशेषताएं रहती हैं, तो अध्ययन की विशिष्ट इकाई होती हैं। अध्ययन की विशिष्ट इकाई क्या है, व्यक्तिगत अध्ययन की विशिष्ट इकाई है। फिर है संपूर्ण अध्ययन करना, व्यक्ति विशेष का संपूर्ण अध्ययन करना, कारकों का अध्ययन करना, गहन अध्ययन करना और गुणात्मक अध्ययन करना, ये व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताएं।
सीमाएं हैं कुछ। सीमाएं क्या हैं? दोषपूर्ण अध्ययन, कभी कभी व्यक्तिगत अध्ययन भी दोषपूर्ण होता है, ठीक है। और अवैज्ञानिक विधि द्वारा होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो अध्ययन कर रहे हो वो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही हो, तो अवैज्ञानिक भी हो सकता है, तौर तरीके उसके गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। सीमित अध्ययन होता है कि किसी सीमित क्षेत्र का और किसी एक घटना का ही अध्ययन किया हुआ, संपूर्ण वृत्तांत का अध्ययन ना किया गया हो, ठीक है। उसके बाद है हैबिट्स। हैबिट्स मतलब आदत होती हैं, जीवन जीने की पद्धति या जीवन का तरीका जो है वो हैबिट्स कहलाता है। इसका अर्थ क्या है? तो जीवन पद्धति है। बोर्दियू ने अपनी पुस्तक, बोर्दियू की ये पुस्तक है, ये याद करनी है, ये है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन। इसमें इन्होंने हैबिट्स का वर्णन किया है, ठीक है, यानी जीवन पद्धति जो होती हैं उनका वर्णन किसमें किया है? बोर्दियू ने अपनी पुस्तक रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में किया है। एजेंसी क्या है? एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली संस्था जो होती हैं उनको अपन एजेंसी बोलते हैं। तो इसमें मार्टिन हेक्सन ने इनके 3 प्रकार बताए। मार्टिन हेक्सन याद रखना एजेंसियों के लिए थे, और इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। एक तो होता है क्या? व्यक्तिगत, अपनी तरफ से कार्य करना। दूसरा होता है क्या? प्रॉक्सी, किसी नियोक्ता की तरफ से कार्य करना, ठीक है। और सामूहिक क्या होता है? एक साथ कार्य करना, तो ये एजेंसी होती है। एक साथ काम कर रहे हैं तो वो सामूहिक एजेंसी हो जाएगी। प्रॉक्सी हो जाएगी किसी नियोक्ता की तरफ से, मतलब किसी ने नियुक्त किया उसकी तरफ से कार्य कर रहे हैं तो प्रॉक्सी एजेंसी हो जाएगी। और व्यक्तिगत हो जाती है अपनी तरफ से कार्य करने को। इसने किसने बोला है? तो मार्टिन हेक्सन ने बोला है। इसके 3 प्रकार बताएं। उसके बाद आता है नौकरशाही। नौकरशाही यानी शासन प्रशासन में क्या होता है कि क्रमबद्ध व्यवस्था हो और संगठित समूहों का कार्य संचालन व्यवस्थित तरीके से हो पाए, उसके लिए एक व्यवस्था होती है, निश्चित क्रम होता है संगठन का, उसको ही हम नौकरशाही बोलते हैं, ठीक है। तो व्यक्तियों तथा कार्यों का क्रमबद्ध संगठन, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और कार्य भी अलग अलग होते हैं सबके। इन कार्यों का क्रमबद्ध क्रम होता है, यानी कि पद सौंपानिक व्यवस्था होती है, उसका संगठन क्या कहलाता है? नौकरशाही कहलाती है। तो व्यक्तियों और कार्यों का क्रमबद्ध संगठन, जिससे क्या हो? सामूहिक प्रयत्न के उद्देश्यों को सबसे अधिक प्रभावकारी रीति से प्राप्त किया जा सके। सामूहिक प्रयत्न, उद्देश्य क्या होते हैं? सामूहिक करना, सामूहिक हित हो और कल्याणकारी कार्य करने के लिए सामूहिक प्रयत्न करते हैं सभी मिलकर, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये व्यवस्था होती है जिसको हम नौकरशाही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है? व्यक्तियों एवं कार्यों का क्रमबद्ध संगठन है जिससे सामूहिक प्रयत्न के उद्देश्यों को सबसे अधिक प्रभावकारी रीति से प्राप्त किया जा सके, ये नौकरशाही कहलाती हैं। इसमें क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो एक तो ये पद सोपान होता है। पद सोपान होता है कि सबसे नीचे कर्मचारी होगा, उससे ऊपर उससे बड़ा अधिकारी होगा, फिर उससे ऊपर उससे बड़ा अधिकारी होगा, और ऐसे कर करके सबसे ऊपर उच्च स्तर का अधिकारी होता है। सबके क्रम रहते हैं, सबकी एक व्यवस्था रहती है, कार्यों का बंटवारा भी ऊपर से नीचे की ओर रहता है, ठीक है। फिर स्थायित्व होता है, इसमें विशेषताओं में प्रशिक्षण दिया जाता है कि हर चीज़ को कैसे, किस कार्य को किस तरीके से करना, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है। निश्चित वेतन होता है, इसका वेतन तो होता है, ये लाल फीताशाही होती है, मतलब कागजी व्यवस्था होती है जो कभी कभी कागज़ों में ही रह जाती है, वास्तविकता में नहीं आती है। तो नौकरशाही में लाल फीताशाही होती है, निश्चित वेतन होता है, प्रशिक्षण होता है, स्थायित्व होता है और पद सोपान होता है, ठीक है। अब आती हैं इसकी कमियां हैं। कमियां क्या है? लाल फीताशाही है कि मतलब कागज़ों में हर चीज़ दायर है पर वास्तविकता में बहुत सी चीज़ें नहीं उतर पाती हैं। जनसाधारण की मांगों की अपेक्षा की गई है, ठीक है। फिर प्रवृत्त अनुदारवादी, ठीक है। अधिकारों में श्रेष्ठता की प्रधानता है, ठीक है। नौकरशाही अधिकारी तंत्र की भूमिका क्या है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है, उसको उच्च स्तर पर देश के विकास में भूमिका निभाएंगे। मतलब 3 श्रेणियां हैं नौकरशाही या अधिकारी तंत्र की। सबसे उच्च स्तर पर कौन होंगे? उच्च अधिकारी होंगे। उसके बाद क्या होंगे? तो मध्य स्तर के अधिकारी होंगे। उनके नीचे कौन होगा? तो निम्न स्तर के अधिकारी होंगे। जो देश के विकास में जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभा रहे हैं तो वो उच्च स्तर के अधिकारी।
उसके बाद मध्यम स्तर के हैं तो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं। फिर आते हैं निम्न स्तर के अधिकारी जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर आती हैं सत्ता। सत्ता क्या होती है? सत्ता होती है एक वैधानिक संस्था या इसको बोलेंगे शक्ति वैधानिक, जिसका कार्य क्या होता है? नियमों का निर्धारण करना, व्यवस्थात्मक क्रियान्वयन करना, ठीक है, कल्याणकारी कार्यों करना। तो ये सत्ता के कार्य होते हैं। सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ये नियमों को बनाने का कार्य भी करती है। वैधानिक संस्था होती है मतलब वैधता प्राप्त होती है इसको, चुनाव जीत कर ही सत्ता या सीट प्राप्त की है उन्होंने, तो ये वैधानिक होती है, ठीक है। उसके बाद आता है शक्ति और सत्ता में अंतर क्या होता है। तो शक्ति क्या है? साधना है, और सत्ता क्या है? प्रयोग का माध्यम है। शक्ति में क्या होती है? वैधता और अवैधता दोनों हो सकती है, मतलब शक्ति तुम्हारी वैध भी हो सकती है, वैधानिकता उसको प्रदान हो सकती है, और अवैध भी हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वैधानिक तरीके से ही कोई शक्ति प्राप्त हो, ठीक है। तो सत्ता क्या होती है? वैध होती है, मतलब ये प्राप्त की जाती है। और शक्ति में क्या अनिवार्यता नहीं होती है, और सत्ता में अनिवार्यता होती है कि ये काम करना पड़ेगा, कानूनों का निर्माण करने में योगदान देना होगा, पर शक्ति में अनिवार्यता नहीं होती है। तो ये अंतर है इन दोनों में। सत्ता के कुछ कार्य होते हैं। साइमन ने 3 प्रकार के कार्य बताएं। कौन कौन से? कि उन लोगों को क्रियान्वयन सौंपती है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्रियान्वयन सौंपती हैं, पहली चीज़ तो क्या है। दूसरा कि यह निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है। निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है। यह क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है, तो सभी के बीच समन्वय स्थापित करके क्रियाओं का संचालन सुचारू रूप से संचालित करवाती है। तो ये सत्ता के कार्य हो गए। सत्ता की कुछ सीमाएं भी हैं। तकनीकी सीमा क्या है हमारी? तो तकनीकी सीमा है प्रौद्योगिकी का विकास तीव्र होना चाहिए। प्रौद्योगिकी का विकास तीव्र, तो दक्ष व्यापारी कार्य करें, ठीक है। दक्ष लोग ही काम कर पाएंगे व्यापार में, क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास तीव्र हो रहा है। तो ये तकनीकी सीमा हो गई। एक जैविक सीमा होती है, अधीनस्थ को ऐसे कार्य ना देना जैसे पूरा ना कर सके वो हैं। और कानूनी सीमाएं क्या होती हैं? कि कानूनी व्यवस्था के उल्लंघन से सत्ता समाप्त हो सकती है। मनोवैज्ञानिक सीमा होती है कि प्रतिक्रिया भी प्रभावित कर सत्ता पलट सकती है, ठीक है। फिर आर्थिक सीमाएं होती हैं। आर्थिक सीमा क्या है? आर्थिकता सत्ता को सीमित करती है, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक सीमाएं आती हैं। तो जलवायु, वातावरण, अधिकार सत्ता को सीमित करती हैं। तो इस तरीके से ये सत्ता की सीमाएं हो गई, याद करनी है, ठीक है। देख लेना इसको। और इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक प्राधिकरण। प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी होता है, यानी मान्यता प्राप्त वैध संस्था होती है, ठीक है। तो प्राधिकरण क्या होता है? सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है और एक वैध संस्था होती है, जो क्या होता है कि व्यक्ति समूह द्वारा गठित इकाई होती है। व्यक्ति के समूह द्वारा गठित इकाई होती हैं। इस प्राधिकरण को अधिकार प्राप्त होता है। अधिकार प्राधिकरण को प्राप्त होता है। अधिकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो जो हमारी प्रशासनिक इकाई है ना, वैध संस्था है, और इस इकाई को ही प्राधिकरण बोलती हैं, प्रशासनिक प्राधिकरण, ठीक है। तो इसमें प्राधिकरण में इतना कुछ नहीं है। लोक प्रशासन है ना, ये लोक सेवा, ये ही प्राधिकरण है। फिर आता है प्राधिकरण के प्रकार एवं मैक्स वेबर का योगदान। तो पहली बार मैक्स वेबर ने वर्ष 1919-20 में अपनी निबंध पॉलिटिक्स इन इवोकेशन, ये इनका निबंध है, किसका है ये? मैक्स वेबर का। इन्होंने दिया था अपने लेखन में प्राधिकरण का उल्लेख किया है। तो प्राधिकरण का उल्लेख किसने किया था? मैक्स वेबर ने। और इनका निबंध याद रहे तो कर लेना, नहीं छोड़ देना, ठीक है। फिर उसके बाद प्राधिकरण के प्रकार क्या क्या थे? एक तो पारंपरिक प्राधिकरण है, कुछ होते हैं करिश्माई प्राधिकरण। पारंपरिक क्या होते हैं? जो बहुत लंबे समय से प्रारंभ से चले आ रहे हैं, जो सांस्कृतिक प्रतिमानों के सम्मान से
सम्मान के लिए होते हैं, ठीक है, इसलिए ये अभी तक चले आ रहे हैं। फिर करिश्माई प्राधिकरण होते हैं जो अचानक से समाज में बहुत तीव्र परिवर्तन लाते हैं, उसके कारण ये घटित हो जाते हैं, ठीक है, और इन्हें वैध शक्ति प्रदान हो जाती है। उसके बाद आते हैं तर्कसंगत कानूनी प्राधिकरण। तर्कसंगत होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं समाज में, और कानूनी अधिकार प्रदान होता है इनको, नौकरशाही, जैसे कि नौकरशाही प्राधिकरण, ठीक है। तो ये कानूनी रूप से लागू नियमों और सरकार द्वारा वैधता प्रदान होती है कानूनों और सरकार द्वारा, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लेना ऐसे ही। और इस तरीके से आज के हमारे ये प्राधिकरण, सत्ता, शक्ति, मानदंड, मूल्य, ठीक है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा यूनिट 3 का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।